तो क्या नोटबंदी के खिलाफ विरोध फ्लॉप होने के बाद ममता बनर्जी को पीएम मोदी के खिलाफ तालिबानी फतवों का सहारा है? और क्या मोदी के विरोध के लिए ममता को फतवे भी मंजूर है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि कोलकाता में नोटबंदी के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ फतवा निकाला गया। फतवे में प्रधानमंत्री के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बातें कही गई। फतवा देने वाले जो काजी हैं उन्होंने कहा कि जिस कार्यक्रम में वो मौजूद थे उसमें टीएमसी के सांसद इदरीस अली भी मौजूद थे। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवे पर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसमें इमाम बरकती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। 7 जनवरी के हुए इस कार्यक्रम को बीते 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा देने वाले इमाम पर कार्रवाई तो दूर, एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। आज इस घटना का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पश्चिम बंगाल की वही ममता सरकार है जहां धूलागढ़ में दंगों की रिपोर्टिंग करने पर एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, लेकिन एक व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों को उकसाता है, फतवा जारी करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। 7 जनवरी को ही कोलकाता में बलूचिस्तान पर एक कार्यक्रम होना था जिसमें पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह, सैन्य अधिकारी पूर्व जनरल जीडी बख्शी और कश्मीर मूल के सुशील पंडित भी शामिल होने वाले थे, लेकिन इस कार्यक्रम को यह कहकर रद्द कर दिया गया कि इससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवे से क्या धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती? क्या ये ना माना जाए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक फतवा देने वाले इमाम बरकती पर कार्रवाई न करके ममता उनका समर्थन कर रही है? क्या मोदी के विरोध के लिए ममता को तालिबानी फतवे की मंजूर है? और क्या ममता बनर्जी को पाकिस्तान मंजूर है, प्रधानमंत्री नहीं? आज की बड़ी बहस शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट। ऐसा करेगा उसको 25 लाख रुपया इनाम और इनका तरफ से दिया जाएगा और ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम की तरफ से मैक्सिमम पीपल ऑफ इंडिया वांट टू सी ममता बनर्जी एज ए प्राइम मिनिस्टर अपील टू मेंटेन कम्युनल हार्मोनी एंड पीस एंड लव एंड एमिटी। जिन साहब ने ये बेहुदा बात कही है उन्हें हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। हमारा जो कानून है, हमारा जो आईन है, हमारा दस्तूर है भारत का, जब वो इसकी कोई इजाजत किसी को नहीं देता तो फिर उनको ये देखे बगैर कि वो शाही इमाम है या कोई मुफ्ती है या कोई मुसलमान है या हिंदू है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़ी बहुत भी शर्म है तो इस तरह की टिप्पणी करने वालों के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के लोग इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोगों को कभी स्वीकार नहीं करते हैं, देश भी कभी स्वीकार नहीं करता है। तो हर बात को फतवा मत कहिए, मतलब एक मुंह से निकली बात फतवा नहीं होती है, तो एक मुहावरा है, गुस्सा है। एक उन्माद किस्म का व्यक्ति, उसको बाहर रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए मैंने एफआईआर दर्ज करी क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी नहीं। अगर सरकार नाम की कोई चीज होती तो इसके इस बयान के बाद सरकार खुद सो मोटो उसके ऊपर मामला दर्ज करती और उसको जेल के अंदर डालती। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, नोटबंदी पर प्रदर्शन फ्लॉप हुआ तो ममता ने लिया फतवे का सहारा। दूसरा सवाल, ममता राज में तालिबानी फतवे कब तक? तीसरा सवाल, क्या अब फतवे के दम पर देश में आएगा ममता राज? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, कब होगी प्रधानमंत्री पर फतवा देने वाले की गिरफ्तारी? और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। तारिक फतेह साहब हैं, होस्ट हैं फतेह का फतवा, जी न्यूज पर जो खास कार्यक्रम आता है उस पे। पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं, कॉलमिस्ट हैं और साथ ही साथ इस बहस में हमारे साथ होंगे संबित पात्रा, प्रवक्ता बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पेशे से सर्जन हैं, बीजेपी की केंद्रीय समिति में
उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोमनाथ सिंह टीएमसी समर्थक हैं, टीएमसी की नीतियों के समर्थक हैं ये, और टीवी पर डिबेट्स जो होती हैं उसमें ये टीएमसी का समर्थन और उनका पक्ष रखते हैं। और सैयद मोहम्मद नूर रहमान बरकती, इमाम टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता, नोटबंदी के खिलाफ पीएम मोदी के खिलाफ जो फतवा जारी किया है वो बरकती साहब ने किया है, और शुरुआत मुझे लगता है बरकती साहब से ही कर लेनी चाहिए। बरकती साहब, पहला सवाल आपसे ही है, और सवाल ये है, मैं पहले बता दूं आप लोगों को कि शुरू में हम लोग जो ये डिबेट करते हैं उसमें 1.5 मिनट का बजर होता है, 1.5 मिनट का मौका दिया जाता है, और उसके बाद फिर 1 मिनट की बात होगी। तो बरकती साहब, सवाल सबसे पहले आपसे यही है कि कुछ गलतफहमी है कि आपको कि आप भारत में रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं, और दूसरा ये कि पश्चिम बंगाल भारत में या कहीं और है? मैं भारत में रहता हूं, और आज से नहीं, पूरी फैमिली और ख़ानदान जो है वो मेरे भारत में है। मैं कोई कहीं से भाग कर नहीं आया हूं, बल्कि भारत का बिल्कुल एक बेहतरीन नागरिक हूं। और मगरबी बंगाल में मैं टीपू सुल्तान शाही मस्जिद में 30 साल से इमामत कर रहा हूं, और मेरे वालिद भी यहाँ 60 साल से थे। तमाम आज़ादी की लड़ाई वगैरह सब में मैं शामिल रहा। लिहाजा मैं आपसे ये अर्ज़ करूं, शायद आपको ये तलखी अच्छी नहीं लगेगी और आप तालिबान भी कहेंगे और न जाने क्या क्या कहेंगे, हालांकि सारा सेटलमेंट आप लोगों का तालिबानी से है और पाकिस्तान से है। लेकिन मैं बता दूं, मैं एक भारतीय मुसलमान और इमाम, शाही इमाम होने के नाते मैं ये बता दूं कि जिस प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान को ब्लैक कर दिया, बेच दिया, और जिस प्राइम मिनिस्टर पर कत्ल का इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम ही नहीं बल्कि सच्चाई है, गुजरात के अंदर जिसने कत्ल किया, आज कश्मीर को जिसने गोलियों से भून दिया, तमाम हिंदुस्तान के रहने वालों को, सबों को बिल्कुल सप्रेस किया, नोटबंदी करके तकरीबन 125 मासूम हिंदुस्तानियों का कत्ल किया, और इसी तरह से नोटबंदी करके हिंदुस्तानियों को ये बताया कि यहाँ सारे पैसे ब्लैक हैं, काले हैं, हिंदुस्तानी जो है वो काले हैं, यहाँ के ताजिर जो है काले हैं, यहाँ के मुसलमान ताजिर साहब आप वो बात कर नहीं पाए, वो बता नहीं पाए जो आपके पीछे की मंशा थी। बजर बच गया है। समित, जो बात बरकती कह रहे हैं उसे देखकर बड़े कई सवाल खड़े होते हैं, जहन में आपके भी कुछ सवाल खड़ा हो रहा होगा अभी। मैं बरकती जी की कुछ सच्चाइयों को यहां रखना चाहूंगा। आज से 1 साल पहले कुर्बानी को लेकर जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुछ फरमान जारी की थी, तो यही बरकती साहब है जिन्होंने कहा था, मैं हूबहू पढ़ दे रहा हूं क्या कहा था, हम न हुकूमत से डरते हैं, कोई माई का लाल है तो हम उसको भी देख लेंगे, घुस के तो आए। ये भारत की अदालत तो बिके हुए हैं, अदालतें तो सारी बिकी हुई हैं, उनका क्या सुनना है हमें। दूसरी बात, ये वही बरकती है जब ओसामा बिन लादेन मारा गया था, आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, उसके लिए इन्होंने नमाज जनाजा रखवाया था कलकत्ता के टीपू सुल्तान मॉस्क में, और ओसामा बिन लादेन की शांति की कामना की थी। ये ओसामा बिन लादेन को दूत, मसीहा मानते हैं। तीसरा, ये वही बरकती जी हैं जिन्होंने 2004 में नसीमा तस्लीम को गले से काट देने का फतवा जारी किया था कि जो तस्लीमा नसरीम का गला काट के लाएगा उसको 20,000 रुपए दिए जाएंगे। 2005 में उसका रेट बढ़ा के 50,000 किया गया, 2007 में अनलिमिटेड किया गया। ये प्रशासन के सामने और पुलिस के सामने ये सब करने की और बोलने की हिमाकत इस प्रकार के इमाम रखते हैं। मैं तो ये समझ नहीं पाता हूं कि आखिर इस प्रकार के इमामों को आज तक राज्य सरकार ने अरेस्ट क्यों नहीं किया है। अरेस्ट तो किया सो नहीं किया, उल्टा आप देखिए, मैं फोटो दिखा रहा हूं, ये ममता बनर्जी हैं और ये वही इमाम है जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी उनको अपना भाई मानती है और इमाम उनको अपनी बहन मानते हैं। ये फोटो तस्लीमा नसरीन ने आपकी अभी आवाज नहीं आ रही है, अभी आवाज नहीं आ रही है, जिसने मेरा सर बारी आएगी तब करेंगे, अभी सब कुछ बोलने दीजिएगा। चलिए तारक फतेह साहब, आप देख रहे हैं क्या तस्वीरें, और इसी तरीके की बातों को आप उठाते हैं। इस देश में फतवा जारी कर दिया गया है, वो भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। पहले तो मुझे समझ नहीं आती ये मस्जिद शाही क्यों है, और ये बाप बेटा और पोता, और ये मतलब क्या इमामत कोई मुगल सल्तनत है या बलबन या अल्तमश की हुकूमत है कि पहले एक लेता है फिर दूसरा लेता है, और ये कौन सी शहनशाहियत है। और ये टीपू सुल्तान कहां से आ गया कलकत्ता के अंदर।
यानी आप अंदाजा लगाइए कि एक शख्स बैठ के हर वो बात कह रहा है जो हिंदुस्तान की हर चीज के खिलाफ है, लेकिन क्योंकि उसने वो पासपोर्ट पकड़ा हुआ हाथ में, वो दूसरों पे इल्जाम लगा रहा है। और मुझे बताइए कि ये फतवा देने का इनको फतवा है क्या चीज? यानी आपने पिछले 100-150 साल से मुसलमानों की जिंदगी हराम की हुई है कि कुछ लोगों के हाथ में ये कागज दे दिया कि ब्लैकमेल करो, सताओ उनको, उनकी जिंदगी हराम करो। कितने लोग मर गए इसी फतवे से जो हिंदुस्तान में लोगों ने लगाए, मौलवियों ने। जो सलमान रुश्दी का नावल आया उस पर कहां कहां ये फतवे लगाएंगे। और फतवे का मतलब ही ये हो गया दुनिया भर में, आयतुल्लाह खुमैनी से लेके आज तक, कि जहां फतवे का मतलब है किसी गर्दन उड़ा दो, चाहे वो फतवा घड़ी या लाउड स्पीकर के अगेंस्ट कुछ भी हो। इंतहाई बेवकूफाना लीडरशिप मुसलमानों की हिंदुस्तान में हो गई है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पीछे हट के अपनी जिंदगी आराम से गुजारते हैं। और ये मौसूफ आके बताइए कि कह रहे हैं कि सर मुंडवा दो तो इतने पैसे मिलेंगे। ये मतलब 12वीं सदी में बैठे हुए हैं। ये अपने जरा डिजिट्स हटाएं, 21वीं सदी है मौलाना साहब। चलिए 21वीं सदी में, लेकिन 21वीं सदी में वो सरकार क्या कर रही है जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि कार्रवाई होनी चाहिए। सोमनाथ सिंह हैं, टीएमसी सपोर्टर हैं और टीएमसी की नीतियों का ये पक्ष बड़े ध्यान से रखते हैं, समझ कर रखते हैं। सोमनाथ जी, आपकी सरकार को, आपकी मुख्यमंत्री को दिखाई और सुनाई नहीं दे रही ये बात कि एक आदमी भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा जारी कर रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री का किसी भी नागरिक के खिलाफ अगर कोई आदमी इस तरीके का फतवा जारी करता है, ये तो साफ तौर पर गैर कानूनी है, कानून का उल्लंघन कर रहा है। अब तक एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? इस आदमी को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? नहीं, आपने जो बताया, देखिए अगर कोई फतेहा ऐसा दिया तो बरकती साहब बैठा है, आंसर उन्होंने देने, जिम्मेदारी उनका है। लेकिन एक बात बताइए, बरकती साहब जब बोल रहे हैं उसी टाइम यूपी इलेक्शन में बीजेपी का एमएलए जगन प्रसाद जी ने एक इलेक्शन में संजीव पत्रासी बैठा है, वहां पर बोल रहा है, इलेक्शन कैंपेनिंग में बोल रहा है, You will have the fires bullets. You will have to take up rifles. You will have the knives. Election are approaching in 2017. Bring showing your strength. 5,000 से ज्यादा आदमी वहां पर चिल्ला रहा है, जिस हिंदू का खून न खुले वो नहीं है, वो खून नहीं है, वो पानी है। इसका अगेंस्ट भी कुछ करना चाहिए। एक्चुअली ऐसा स्टेटमेंट, तो इसके रिएक्शन के तौर पर आप लोग ये कर रहे हैं, उस धर्म का ऊपर। सोमनाथ जी, इसके रिएक्शन के तौर पर आप ये कर रहे हैं ना? नहीं, आप, इसका मतलब ये हो गया, आपके एमपी वहां बैठते हैं, ये तो देखिए, वो एमपी बैठ करके एक ऐसा गैर कानूनी फतवा उस पर ताली बजाते हैं, और अब आप उसको जस्टिफाई करने में लग गए। बताया बुखारी साहब ने, बताया संजीव पत्रा ने जी बताया, ये तहेर साहब ने बताया, किसी का टाइम में आप, मेरा सवाल सीधे सीधे सोमनाथ जी आपसे है, क्या इस वक्त बरकती को जेल में नहीं होना चाहिए था? सवाल नहीं है। अरे बरकती का बुलाने से पहले आइए ना, कौन सा कल्चर चल रहा है बीजेपी पावर में आने का बाद, ये मैं दिखाना चाहता हूं आपको। तो कौन बोल रहा है शाहरुख खान टेररिस्ट है पाकिस्तान का? ये हमारा बात नहीं है, कौन बोल रहा है? चलिए ठीक है, ये बात उठ रही है, और उठे उससे पहले बरकती साहब के पास चलना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो जिस तरीके के फतवे जारी करते हैं उसे देखकर लगता नहीं कि वो भारत के नागरिक हैं। ओसामा बिन लादेन से आपको बहुत ज्यादा प्यार नजर आता है। बोलो, हमसे बात करे। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने देखा है। हाँ, यही पूछना चाह रहा हूँ बरकती साहब कि आपको ओसामा बिन लादेन से बहुत प्यार है, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप फतवा जारी करते हैं। आपको भी प्यार है, आपको भी ओसामा से खूब प्यार है। हमको प्यार नहीं, हमारे लिए वो एक आतंकवादी है। इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे कोई भी हो, एक संवैधानिक पद के व्यक्ति के खिलाफ आप कैसे फतवा जारी कर सकते हैं? मोदी ने लिया है। अरे मैं तो तुम्हारे टीवी में बोल रहा हूँ कि जिससे लिया उसी से। दाऊद इब्राहिम से पैसा नहीं लिया आप लोगों ने? मेरे खिलाफ भी दाऊद इब्राहिम से पैसा नहीं लिया? आप ये कहना चाह रहे हैं? आप दाऊद इब्राहिम से पैसा नहीं लिया आप लोगों ने? अरे मोदी ने, आपके फतवा से क्या तकलीफ हो रही है? फतवा तो ऐलान है, ऐलान हक है, सुन लीजिए। ये देखिए, ये ऐलान हक है, वो खत्म हो गई वो दास्तानें, जब चाकू निकाल के मार दिए जाते थे। आप अब दारा शीखों की गर्दन नहीं कटेगी। वो
आपके हिंदुस्तान में दारा शिकों की गर्दन नहीं कटेगी। अब गोली याद रखिए, औरंगजेब मर गया। अब सुनो, अब दारा शिकों की गर्दन नहीं कटेगी, तुम्हारी गर्दन कटेगी बेवकूफ। मेरी तो मर गया है, काट दीजिए, खानदान भी मर गया है, काट दीजिए मेरी गर्दन। तेरी सब कट चुकी है, मेरी काट दीजिए। यानी आप लाइव टीवी पे कत्लेआम की धमकी दे रहे हैं और वो साथ में मजे की बात सरकार कौन से आतंकवादी को लेके आ गए हो? तू है, खाया है तू इब्राहिम। मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, आतंकवादियों के साथ मैं नहीं बैठता हूँ, मैं आतंकवादियों के साथ डिबेट में नहीं बैठता हूँ। ये आज तारिक फतेह को कह रहे तेरी भी गर्दन कटेगी, ये हम सबका गर्दन काटने के लिए बैठे हैं। और किसी ये आतंकवादियों के साथ बैठकर डिबेट करने का दिन आ गए हमारे। ये आतंकवादी के साथ डिबेट करेंगे हम सर, बैठे हुए आतंकवादी की आवाज को बंद किया जाए। देश की जनता आतंकवादी को क्यों सुन रही है? संबित सवाल यही है कि क्या बोल रहे हैं, गर्दन कटेगा सरकार की तरफ से? ये तारिक फतेह को बोल रहे हैं तेरी गर्दन कटेगी और हम सुन रहे हैं लाइव टेलीविजन में ऐसी बातें बोल रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती, सवाल नहीं, मैं बोलता हूँ, सुनिए, ये पश्चिम बंगाल के सरकार का नकारापन है। ये सुनिए, मेरी बात सुनिए। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, जिस मंच पे ये फतवा दिया गया था ये तृणमूल कांग्रेस का मंच था। ये मंच इद्रिस अली जो कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, उस कांग्रेस के सांसद ने सजाया है, उसी मंच पे से ये फतवा दिया गया। आप तैयारी करके नहीं आए हैं सिंगर रॉय जी, पढ़ के आइए। मैं आपसे कहूंगा आप वो विजुअल दिखा दीजिए, आप वो विजुअल दिखाइए जिसमें इद्रिस अली बैठे हुए हैं और पीछे में क्या लिखा हुआ है। आप वो विजुअल दिखा दीजिए, वो विजुअल दिखाइए जिसमें इद्रिस अली का मंच है, ये जिसमें बात दिया गया है। अगर हम मैं बता रहा हूँ कांग्रेस के मंच में इद्रिस अली का मंच है। एक सेकंड रुकिए, शांत होकर बैठ के सुन लीजिए। ये तृणमूल कांग्रेस के मंच पे ऐसे फतवा दिया गया है, फतवा जारी करे। और अब टेलीविजन पर जब उससे सवाल पूछे तो वो तो हमारे पे भी फतवा जारी करने की फतवा नहीं सर, फतवा नहीं। और ये टीएमसी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इनको इस वक्त ये नोट करना चाहिए कि लाइव टेलीविजन पे जो लाखों ने देख लिया कि एक शख्स आके कहता है मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। और ये ऐसी गवर्नमेंट हो गई है ममता बनर्जी की जो इस थ्रेट को यू आर टू स्कैर्ड ऑफ दीज मुल्लाज। नो सर, यू आर कावर्ड्स एंड यू आर स्कैर्ड ऑफ दीज मुल्लाज, क्योंकि ये आपकी काट देंगे। आपको ये दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया। जो भी बात करना है पाकिस्तान का बाहर आके सिर्फ मुस्लिम को अगेंस्ट बोलने का है। अरे भाई आप बताएं, आप एफआईआर पाकिस्तान में नहीं जाते हैं, पाकिस्तान का बाहर आके सिर्फ हिंदू का मुस्लिम के अगेंस्ट में जाते हैं। हिंदू और मुस्लिम कहां से एफआईआर तो किया ना, यहाँ पर एफआईआर तो किया, एफआईआर तो किया ना, बीजेपी वाले ने तो किया एफआईआर। कौन वो शख्स है जो देश के कानून के खिलाफ बात करता है? देश के कानून के खिलाफ सीआरपीसी, आईपीसी जैसे कानून है, संविधान है, उन सबको छोड़ करके देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा जारी करता है। आप हिंदू मुस्लिम में आ जाते हैं और आप जैसे लोग ही हिंदू मुस्लिम की नहीं, देश का प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा जारी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मुसलमान की नजर से आप देख रहे हैं या कानून तोड़ने वाले शख्स की नजर से आप देख रहे हैं? कांग्रेस सपोर्टर, एक ही तृणमूल कांग्रेस लीडर ये सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसका बाद ये नहीं ध्यान में रखना चाहिए पूरा देश झुका। बीजेपी आने के बाद इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा हो गया। आप भूल गया क्या गणेश पांडे का नाम, आप भूल गया कालबुर्गिया का नाम, इन लोगों का हत्या कर दिया गया। आप कालबुर्गी का नाम भूल गया, आज गणेश पांडे का नाम भूल गया। इंटॉलरेंस के कौन सा हिसाब से कहां पर मैं बोल सकता हूं, यहाँ पर इनको बोलिए, चिल्लाना बंद करेंगे और ध्यान से सुनेंगे जो बोला जा रहा है। जो बताया इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका आप क्या कर रहे हैं? इंटॉलरेंस कहां पर पहुंच गई ये आप लोग को भी देखना चाहिए। नहीं, देखिए ये सिंगर कौन है, ये सिंगर जी कौन है? सपोर्ट करने वाले नहीं करने वाले। जब तृणमूल कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया है तो आप कौन है? जब आपके लीडर इद्रिस अली ने कल बयान जारी किया है कि मैं सपोर्ट करता हूं फतवा को, तो आप कौन है? आप एमपी हैं तृणमूल कांग्रेस के। सुनिए, एक बात मुझे पूछने दीजिए, जी आप ये बता दीजिए सिंगर रॉय साहब, इद्रिस अली तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तृणमूल कांग्रेस के, आप एमपी हैं क्या तृणमूल कांग्रेस के? कल स्टेटमेंट जारी किया है इद्रिस अली ने और कहा है कि मैं इस फतवे का समर्थन करता हूं क्योंकि ये इस्लामिक फतवा है और मैं एक मुसलमान हूं, इसलिए मैं इस्लामिक फतवा के खिलाफ नहीं जाऊंगा। सिंगर रॉय साहब आप कौन है? आप तो प्रवक्ता भी नहीं है पार्टी के। उन्होंने नहीं बताया मैं तृणमूल हूं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सपोर्ट कर रहा है इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं। आप लोगों ने तालिबानाइजेशन किया है बंगाल का, ये हो सकता
आप लोगों ने बंगाल को तालिबानाइजेशन कर दिया है और धिक्कार है आप जैसे लोगों को। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आपको कम से कम इतना तो देख सकते हैं कि कोई आदमी टेलीविजन पर क्या कह रहा है। अरे इद्रिस अली का वो देखिए, होर्डिंग लगा हुआ है, पीछे देखिए होर्डिंग देखिए क्या लगा हुआ है, मोदी हटाओ देश बचाओ, इद्रिस अली उसी के मन से ऐसे हो रहा है सब कुछ। बरकती ने इस्तेमाल किया, उसके बाद उन्हें अपनी डिबेट से हम लोगों ने हटा दिया। तो ये इद्रिस अली कौन है? तौर पर ऐसे कौन है लोगों इद्रिस अली? को कहीं पर भी कोई प्लेटफॉर्म देना नहीं चाहिए तारिक फतेह साहब, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, यही आपका शो है फतेह का फतवा। देखें, और ये लोग यहां बैठ करके भारत में इस तरीके की बात इसीलिए कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान पे ब्लैकमेल का वक्त है कि एक मुट्ठी भर लोग मुसलमानों, हिंदुस्तानी मुसलमानों को कैद करके उनकी नाजायज लीडरशिप इख्तियार करके उनको यूज करके आप अपना जो एजेंडा है उनका, उसामा बिन लादेन का, वो हिंदुस्तान पे नाफिज करें ना। मैं एक आयरनी पे आपको आई वांट टू पॉइंट दैट आउट। एक शख्स का नाम सोमनाथ हो और वो उस शख्स का साथ दे रहा हो जो महमूद अब गजनवी को अपना लीडर मानता हो। ये कितनी बड़ी आयरनी इस हिंदुस्तान में कि सोमनाथ नाम के आदमी को दिल लगी हो उससे जो मोहम्मद महमूद गजनवी को अपना हीरो मानता हो। ये कहां तक गिर गया? परवेश शायद सिंह वर्मा नाम करके एमपी सवाल ये नहीं है। आप तो चलिए हम मान लेते हैं कि एक राजनीति का एक दूसरा पहलू हो सकता है, लेकिन सबित यहाँ सवाल आपके बार बार मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि केंद्र में आपकी सरकार है, आप सिर्फ बार बार यही कहते रहेंगे कि चूंकि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, वहां जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ ममता सरकार। सरकार तो आपकी भी है, आप चाहें तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। नंबर 1 देखिए, मैं इसको आपको लॉजिकली समझाता हूं। हमने कानून का रास्ता अपनाया, एफआईआर बीजेपी पार्टी ने खुद जाके पुलिस स्टेशन में कराया है। हमने कहा है कि अरेस्ट किया जाए इमाम बरकती को। रिपोर्ट भी होम मिनिस्टर ने दूलागढ़ के समय मंगाया था। मैं बता रहा हूं, दूलागढ़ की भी स्थिति पता है सबको, मंगाया था बीजेपी का स्टैंड पता है सबको। दूलागढ़ पे क्या था? प्रेसिडेंट सुन ले, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं। आपने कहा, आप पूछेंगे प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगा देते बंगाल पे? प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे तो आप लोग कहेंगे ये इंटॉलरेंस है, राज्यसभा में पारित भी नहीं हो पाएगा क्योंकि राज्यसभा में हमारे पास उस प्रकार का बहुमत भी नहीं है। देखिए, आज ये बंगाल में जो हो रहा है उस पर खुल के चर्चा करिए, हम जितना कर सकते हैं। देखिए, ये जो जितने भी केसेस बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये तय किया कि जो भी टैक्स का पैसा है वो इमामों को, जितने भी हजारों लाखों इमाम हैं उनको 2,500 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। किसने केस किया कि ये सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म है? भारतीय जनता पार्टी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में केस किया, हम केस भी जीते और उसका अंजाम रहा कि ममता बनर्जी को झुकना पड़ा। जो भी कानूनन किया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी कानूनन वो सब कुछ काम कर रही है। पर ऐसे लोगों का क्या होगा? बरकती जैसे लोगों का क्या होगा? सवाल यही उठ रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि तांडव मचा हुआ है राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं जब बात खुलकर सामने आने की होती है तो एक सेफ साइड ढूंढना शुरू कर देती है, कोने में निकलना शुरू कर देती हैं, कुछ बहाने निकालना शुरू कर देती हैं, कुछ ऐसी चीजें लाना शुरू कर देती है जिससे खुल करके उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सामने ना आए। क्यों? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं। चलिए, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस देश में राजनीति फतवों के जरिए चलेगी और क्या गैर कानूनी फतवा जारी करने वाले लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलेगा? कम से कम पश्चिम बंगाल में तो देखकर यही नजर आता है। हमारे साथ इस मुद्दे पर, जो कि पश्चिम बंगाल में एक फतवा जारी किया गया प्रधानमंत्री के खिलाफ, और उसमें जिस मौलवी ने फतवा जारी किया उसने खुलेआम हमारे चैनल में बैठकर ये बात कही तारिक फतेह साहब के लिए कि उनको जान से मार देगा, हमको फतवा देने की बात कही। और सबके बीच में टीएमसी के समर्थक यहां पर बैठे हुए हैं जिनकी बोलती बंद थी, जिनके मुद्दे कहीं और जा रहे थे। सोमनाथ जी, सवाल यही है, राजनीति अपनी जगह है लेकिन देश में कानून भी होता है। आज अगर आप ये परंपरा डालेंगे अपने राज्य में तो पूरे देश में फैलेगी। आपको नहीं समझते आप कहीं ना कहीं एक नैतिकता होती है, कम से कम उसे तो बना के रखना चाहिए राजनीति में? राहुल सिन्हा जी, मैं पहले बता रहा हूं, आपने पहले एक बात बोला, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, पहले झूठ बोला है आपने। मैंने चुप नहीं था, मैंने इसको सपोर्ट नहीं किया, पहले से बता रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, इसको सपोर्ट मैं नहीं कर रहा हूं। पहले आप इंट्रोडक्शन का टाइम में आप तीनों बरकती को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पहले गुस्से में आते ये चैनल पे आता है, सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं पहले तो ये बता दीजिए। ये बात को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका नहीं, एक मिनट किस बात पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं?
हाँ, एक मिनट। बरकती साहब ने जो फतेहा और इसको मारने का धमकी दिया, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मोनेटाइजेशन का बारे में उसका स्पीच दो पहले फर्स्ट हफ्ता उसको सपोर्ट कर रहा हूं मैं। ये दोनों अलग चीज है। लेकिन आपने पहले टीएमसी को दिखाने के लिए बोला है, टीएमसी का जो सपोर्ट है वो चुप रहा, लेकिन ये झूठ बोला है आपने झूठ बोला है। एक चैनल में बैठे बैठे आपने झूठ बोला है, मैं इसको सपोर्ट नहीं किया। मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ इसको बाद में क्लियर करेंगे, पहले इसको क्लियर कीजिए आप कि नोटबंदी पर प्रधानमंत्री के खिलाफ जो फतवा जारी किया था बरकती ने, आप उसका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, डिमोनेटाइजेशन के बारे में जो स्पीच था उसको सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन ओसामा बिन लादेन को लेकर के जो श्रद्धांजलि दी उसका भी सपोर्ट कर रहे हैं? मैंने ओसामा बिन लादेन को लेकर के, ये तो बरकती साहब बैठा था उन लोग। ये एक मिनट राहुल सिन्हा जी, ये हमसे पहले पूछने के लिए बरकती साहब यहाँ पर इतना टाइम बैठा था, आपने एक बार भी उसको क्लियर नहीं, उसका आंसर नहीं लिया, अपना हल्ला चालू कर दिया। आंसर तो हम क्या लेते हैं, वो आदमी जो खुलेआम टेलीविजन पर जान से मारने की धमकी दे, ऐसे शख्स को टेलीविजन पर बैठाना नहीं चाहिए। और जी न्यूज ने सीधे उसी वक्त बरकती को टेलीविजन चैनल से अपने हटा दिया। लेकिन सोमनाथ जी, सवाल आपसे सीधा सीधा यही है कि एक ऐसे शख्स के फतवे का आप समर्थन कैसे कर सकते हैं जो ओसामा बिन लादेन का समर्थन करता हो, जो अभी खुलेआम टीवी चैनल पर कहता हो जान से मार दूंगा। आप उस शख्स को अपने एमपी को उसके बराबर में बैठा के ताली बजवाते हैं और फतवा करवाते हैं जारी। राहुल सिन्हा जी, मैं यही बोलना चाहता हूं, आपका बात कंप्लीट हो गया ना? मैं बता रहा हूं, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। फिर से सुनिए ये बात, अगर लिख के दूं कहां पर भी, मैं ये किसी को मानने का धमकी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का है बरकती साहब प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तब उनको बोलने देश के प्रधानमंत्री होते हैं। सोमनाथ जी, आप ये कह रहे हैं कि एक शख्स जो कि लगातार आतंकवादियों का समर्थन करता हो, खुलेआम जान से मारने की धमकी देता हो, वो शख्स अगर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा जारी करता है तो आप उस शख्स का समर्थन करते हैं? आप ये कह रहे हैं? अरे राहुल सिन्हा जी, कौन सा सपोर्ट का? अरे आप मेरे से भी आपका हिंदी खराब है, मेरा लग रहा है। मैं कब से बोल रहा हूँ, मैं ये फतेहा और उसका धमकाने का बात में सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आप बोल रहे हैं इसको क्या प्रूव करना चाहते हो? राहुल सिन्हा जी, आप क्या प्रूव करना चाहते हैं हमको पता नहीं है, लेकिन आप वहां पर बैठे बैठे एक चीज कर रहे हैं, यहाँ पर बंगाल में टीएमसी को गाली लगाने के लिए आप भी शामिल हो रहा है। जहां पर भी मैं बोल रहा हूँ ये धमकी में सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, आप बोल रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से बदल रहे हैं चीजों को, कह रहे हैं कि अलकायदा पे या फिर ओसामा बिन लादेन पर समर्थन नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री पे फतवा देते हैं तो समर्थन करते हैं। लेकिन क्या इस तरीके के देश में लोग रहेंगे जो फतवे जारी करेंगे? देश के प्रधानमंत्री, और मैं सीधे सीधे फिर बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, चाहे वो कांग्रेस के होते हम तब भी इसी तरीके से बात करते, बीजेपी के हैं तब भी इसी तरीके से, टीएमसी के होते तब भी हम इसी तरीके से बात करते कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आखिर कोई फतवा कैसे जारी कर सकता है, और फिर उसको जस्टिफाई किया जाता है। देखिए राहुल जी, पहली बात हमें समझनी चाहिए यहाँ पर कि जो हमारे साथ सिंघारॉय साहब बैठे हुए हैं, जो कि समर्थक हैं टीएमसी के, वो उनके आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। बहुत आदर के साथ हमारे भाई जैसे हैं, मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता, मगर मैं सिर्फ ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये सब कुछ जानते हुए कि तस्लीमा नसरीन के सर को कलम करने का फतवा जारी 2004 में किया, ओसामा बिन लादेन को अपना भाई मानकर उसके लिए जनाजे नमाज जो भी है वो कलकत्ता में इसी इमाम ने किया था। ये सब कुछ जानते हुए ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि मैं बरकती जो इमाम है उनकी बहन हूं, और हर बार ईद में वो जाके फोटो खिंचवाती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। तो यहाँ सिंघारॉय साहब क्या बोल रहे हैं? वो कुछ भी बोलते रहे, जब ममता बनर्जी उनके इमाम के साथ खड़ी है तो सिंघारॉय साहब कुछ नहीं कर सकते। इदरीश अली से कल मीडिया वालों ने पूछा कि आपके मंच पे ये फतवा जारी किया, क्या आप इस फतवा को, एक सेकंड में कंप्लीट कर लो, सुन लीजिए, आप क्या इसको नकारते हैं फतवा को? इदरीश अली जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इस देश के, उनसे पूछा गया तो पता है उन्होंने क्या कहा? इदरीश अली ने कहा मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाद में हूं, पहले मैं इस्लाम को फॉलो करता हूं और इस्लाम में फतवा को जो जारी हो चुका उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं, मैं इस फतवे के खिलाफ नहीं हूं। ये देश का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा है साहब, और हम लोग यहां डिबेट कर रहे हैं। ये देश का हालत ममता जैसे, ये सेक्युलरिज्म का जो वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मैं बता रहा हूं किस दिन ये बंगाल को भी पाकिस्तान बना देंगे, आप और हम डिबेट ही करते रह जाएंगे। ममता बनर्जी की नहीं उठेगी बात,
संबित, यहाँ बात केंद्र सरकार की भी उठेगी, क्योंकि केंद्र सरकार जब चाहे बहुत सारे मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है और कम से कम ऐसे लोगों को तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हस्तक्षेप करके सबक बताया जा सकता है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ इस मामले में। एनआईए को केंद्र सरकार ने वर्धमान बॉम्ब ब्लास्ट में भेजा था। सुन लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए को भेजा था ना वर्धमान बॉम्ब ब्लास्ट में। मुस्लिम आबादी ने वहां देखा, मैंने कभी इस तरीके का कोई कट्टरपंथी कभी देखा नहीं जिसने खुलेआम इस तरह डिबेट्स में जाकर के बोला हो कि मैं आपको जान से मार दूंगा। मैं आपसे ये कहूं कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो दुनिया का सबसे, जिसे हम उर्दू में खुश नसीब मुसलमान कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां मुसलमान आजादी से बोल सकता है। चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ईरान, अफगानिस्तान, तमाम के तमाम जहन्नुम बन गए हैं, दोज़ख बन गए मुसलमानों के लिए। जिस मुल्क में आजादी है उसमें उस आजादी को यूज करके मेजॉरिटी कम्युनिटी को ब्लैकमेल करना कि ये नहीं कहा तो वोट नहीं पड़ेगा, वो नहीं कहा तो वोट नहीं पड़ेगा। और अभी आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पढ़िए जो आया कि किस तरह ये वोट बैंक पॉलिटिक्स इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें सिर्फ आप टीएमसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट सीपीएम का बहुत बड़ा रोल, ज्योति बासु, उससे पहले बहुत केरला और बंगाल में लेफ्ट का बहुत बड़ा जोर था। उन पे आप रखिए कि उन्होंने कैसा कल्चर और क्लाइमेट क्रिएट किया एक प्रोग्रेसिव, सपोजिटली प्रोग्रेसिव एरिया में, जहां उनके बेनिफिशरीज सबसे ज्यादा रेडिकल मुसलमान पैदा हो रहे हैं। ये क्या वजह है कि यूपी में इतना नहीं है, या महाराष्ट्र में, या आप गुजरात में, और उन इलाकों तो कश्मीर में भी नहीं है, तो कश्मीर में भी नहीं है। और कश्मीर में भी इस तरीके की भाषा बोलने वाले लोग मौजूद। देखिए, मैं सऊदी अरेबिया रहा हूँ 10 साल, हिंदुस्तान में रहा हूँ, के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन सोमनाथ जी, आखिर ऐसी क्यों स्थिति हो गई कि पश्चिम बंगाल में इस तरीके की भाषा बोलने वाले इस तरीके के लोग मौजूद हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही? सोमनाथ जी, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, आप बड़े इत्मीनान से कुछ चीजें क्लियर कीजिए, कुछ चीजें क्लियर कर दीजिए। ये बता दीजिए कि आपका स्टैंड है क्या? प्रधानमंत्री के खिलाफ जो फतवा आपत्तिजनक बातें की गई, आप उसके समर्थन में हैं या नहीं है? आप बरकती जैसे लोगों के समर्थन में हैं या नहीं है? नहीं है। बोलिए आप। नहीं हो गया। मैं अभी पहले मैं संदीप पात्रा जी का एक क्वेश्चन का आंसर देता हूं। संदीप पात्रा जी सही बोला है। मेरा बात और ममता बनर्जी का बोलने का ढंग अलग हो सकते हैं, लेकिन सोचने का ढंग एक ही है, इसीलिए उसको नेता मानता हूं। लेकिन संदीप पात्रा जी जो यहाँ पर बोल रहे हैं, उसका लीडर भी वैसा ही ऐसा ही बोलता है जो लोग अभी इलेक्शन में। ममता बनर्जी का और बरकती का सोचने का ढंग क्या एक जैसा है? एक मिनट, नहीं, एक मिनट हमको बोलने दीजिए, एक मिनट हमको बोलने दीजिए। जहां पर असेंबली इलेक्शन में बोल रहा है तुम्हारा पास राइफल है, तुम्हारा पास छुरी है, बरकती को भाई मानती है, आप भी भाई मानते हैं क्या? अभी ये हमको पता है संजीव पात्रा जी इसको सपोर्ट करते हैं, छुरी कर रखा है सुबह से बीजेपी के यहाँ पर। क्या चाकू छुरी? आपको वक्त दिया है ये बताने के लिए, मैं बता रहा हूँ, ये बताने के लिए पश्चिम बंगाल में बरकती जैसे लोगों का समर्थन क्या आपकी पार्टी नहीं जानता हूं, ये चाकू छुरी बंद करिए। 2017 का इलेक्शन आया और वहां पर हिंदू लोग बोले छुरी कर रखा है सुबह से। कौन छुरी, कौन चाकू? पानी है, ये सपोर्ट कर रहे हैं आप, ये सपोर्ट कर रहे हैं। आप प्रवक्ता है, बीजेपी का लीडर है, और मैं सपोर्ट कर रहा है। आपके पास आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश क्यों चले गए? समान हो सकता है, आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपका पश्चिम बंगाल में बरकती जैसे लोग अगर बैठ करके खुलेआम ये फतवा जारी करते हैं, क्या सोमनाथ, क्या ममता बनर्जी ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं? मैं सीधे सीधे आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ना संबित पात्रा बीच में बोलेंगे, ना तारक फतेह बीच में बोलेंगे, ना राहुल सिन्हा बीच में बोलेंगे। सीधे सीधे सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहे, जवाब दीजिए। क्या आप बरकती जैसे लोगों का समर्थन करते हैं? क्या आपकी, ममता बनर्जी की और बरकती की सोच एक है? सीधे सीधे जवाब दीजिए। बरकती साहब यहाँ पर मुस्लिम डेवलपमेंट के लिए जो काम करते हैं उसको 100% सपोर्ट करता हूँ। डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा डेवलपमेंट है, ओसामा बिन लादेन को डेवलपमेंट है। एक सेकंड, कत्ल का थ्रेट करना क्रिमिनल ऑफेंस के अगेंस्ट है। उसका जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, क्या काम कर रहे हैं? इसलिए आपने लाल बत्ती दे रखी है उनको। क्या करते हैं
क्या काम कर रहे हैं, क्या पैदा किया उन्होंने, ये जहनियत पैदा की है मुजफ्फरपुर में नगर सोमनाथ भाई, उनको पता है बंगाल में अभी तक राइट नहीं हुआ, मुजफ्फर में महाराष्ट्र में इलेक्शन का टाइम राइट हुआ था। मुजफ्फरनगर कहां चले गए, जैसे हाफिज सईद वहां पर दूल्हागढ़ की याद करा देते हैं आपको, कुछ तो डेवलपमेंट दूल्हागढ़ की याद करा देते हैं, आप मुजफ्फरनगर क्यों जा रहे हैं। हाफिज सईद करता है ना पाकिस्तान में, वही कर रहे हैं, आपके कानों के सामने, आंखों के सामने बरकती ने धमकी दी यहाँ पर, एक भी आदमी को डेट तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो घटना घटा उसको वो सोमनाथ जी, एक की डेट नहीं हुआ, क्या हुआ मुजफ्फरनगर मुझे सिर्फ में, इतना बताइए, क्या हुआ गुजरात में, आपको पता नहीं है। सोमनाथ जी तबीयत खराब हो जाएगी, दूसरों को बोलने दीजिए, एक साथ कर रहा है। राहुल सिन्हा वैसे बैठे यहाँ पर, आप क्यों चिल्ला रहे हैं सोमनाथ भाई, आप मुझे बताइए, उन्होंने कत्ल की धमकी दी, आपसे कुछ बोला गया, आपके मुंह खुला क्या, आपके दोस्त ने कत्ल की धमकी दी और आप चुप बैठे रह गए। सवाल यही है डेवलपमेंट है, सवाल यही है क्या आप खुद आपके सामने ही अब तो धमकी दी गई थी, क्या आपकी सरकार कोई कार्रवाई करेगी। देखिए इस तरीके से चीखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरीके से अगर आप बोलते रहेंगे तो ना तो बात समझ में आएगी ना ये समझ में आ पाएगा। मुस्लिम डेवलपमेंट क्या होता है सर, ये मुस्लिम डेवलपमेंट क्या होता है, कल को मुस्लिम रॉकेट होगा, फिर मुस्लिम गाड़ी होगी, होता है पता नहीं है क्या है मुस्लिम डेवलपमेंट, हम इंसान नहीं है, हम क्या हिंदुओं से दूर है। आप कनाडा में मुस्लिम डेवलपमेंट लगे हुए आप, मुस्लिम डेवलपमेंट क्या होता है, दैट्स नो सच थिंग एज मुस्लिम डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, इंसान डेवलपमेंट होता है, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट होता है, मुस्लिम डेवलपमेंट कोई चीज नहीं है, ये झूठ है, लेकिन ये पैसे खाने का तरीका है। वेस्ट बंगाल में मुस्लिम का हालत क्या है, एक बार सच्चा रिपोर्ट, मुसलमानों के नाम पर पैसे खाए जा रहे हैं लोग। अब आप मुस्लिम डेवलपमेंट पर चले गए, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है ये ना तो आप समझ पा रहे हैं ना बरकती समझ पा रहे हैं। लेकिन संबित सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस तरीके के लोग जहर उगलेंगे, ये पता है आपको कि सरकार दूसरी तरफ से काम नहीं करेगी या फिर शायद करना नहीं चाह रही है। मुस्लिम डेवलपमेंट एक नया शब्द और निकलकर सामने आ गया। बताइए अब देश की राजनीति चलेगी कैसे, क्या ये तय हो गया कि इस देश में भले ही आज आपके प्रधानमंत्री आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं देश के, कल किसी और पार्टी के प्रधानमंत्री होंगे देश में, हो सकता है परसों किसी और के हों, ऐसी स्थिति में क्या है देश के प्रधानमंत्री को एक संवैधानिक पद को भी इसी तरह फतवों के जरिए उसका अपमान करता जाएगा, अपमान करते रहेंगे लोग और कुछ नहीं होने वाला। नहीं, बिल्कुल सही प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। यही जाकिर नायक था, इतने वर्षों तक जाकिर नायक आतंकवादियों को समर्थन कर रहा था, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था, उनके हक में बोल रहा था, अपना नाम पीस टीवी रखा हुआ था। किसने ठीक किया, आके जांच भी हमने की, आके आज उसके खिलाफ हम ही ने केस शुरू किया है, जो इतने साल तक नहीं हो पा रहा था। इंतजार करिए, सब होगा, धीरे धीरे सब होगा। दूसरी बड़ी बात देखिए, ये जो अभी हमारे सिंगराय भाई साहब बोल रहे थे कि ये मुस्लिम डेवलपमेंट कर रहा है, ये तो पाकिस्तान की भाषा है। हाफिज सईद के खिलाफ जब हम बोलते हैं तो पाकिस्तान बोलता है ये तो बड़ा सोशल वर्कर है, ये बाकी जो कर रहा है ठीक है उसको भूल जाइए, हम समर्थन नहीं करते, मगर ये तो सोशल वर्कर है। आज ममता बनर्जी और सिंगराय ठीक वही भाषा बोल रहे हैं कि ये जो टीपू सुल्तान मॉस्क का इमाम है ये तो मुस्लिम डेवलपमेंट कर रहा है, ये तो बड़ा सोशल वर्कर है। और तीसरी बात, देखिए चलते आखिरी सवाल बस मेरा सोमनाथ सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपके राज्य में पश्चिम बंगाल में ही 2014 की बात है, ममता बनर्जी के खिलाफ किसी ने सिर्फ एक कमेंट किया था, उसके बाद उसको उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। आज आपके राज्य में प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा जारी किया जाता है। पहले बीजेपी का प्रेसिडेंट बोला है उसका बाल पकड़ के निकालना देना चाहिए दिल्ली से। मैं बता रहा हूं कुछ दिन पहले बीजेपी का प्रेसिडेंट दिलीप घोष ने बोला है ममता बनर्जी को फतवा तो दिया आपने कि उसको पत्थर मार मार के मार दो। सुने राहुल सिन्हा जी बोला है तो फतवा तो दे दिया आपने कि पत्थर मार मार के उसको मार दो जान से। सबसे पहले इस बयान को दिखाया था, यही इमाम सबसे पहले इसकी आलोचना की थी। बड़े अफसोस और शर्म की बात है, लेकिन वो आलोचनाएं वो सारी चीजें। छोटी सी बात कहना चाहता हूं, 100 साल हो गए बंगाल का पहले पार्टीशन हुआ, उसके बाद फिर पार्टीशन हुआ, और वही सोच जिसने 1900 के अंदर बंगाल को एक दूसरे से पलट किया, मुसलमान को हिंदू से लड़वाया, फिर वही सोहरवर्दी ने बंगाल का बंटवारा किया 47 में, फिर वही सोच आ रही है कि हिंदू डेवलपमेंट अलग और मुस्लिम डेवलपमेंट ताज्जुब की बात है। मुस्लिम बहुत ही दुख की बात है कि 70 साल की आजादी के बाद एक शख्स आके कहे कि मुस्लिम डेवलपमेंट और है, जैसे मुस्लिम F-16 अलग होता है, जैसे मुस्लिम हेलीकॉप्टर अलग होता है। शायद इसी वजह से इन्हीं लोगों की शय पर इस तरीके के फतवे निकलकर सामने आते हैं और फिर कोई कार्रवाई देखने को मिलती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस डिबेट में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना।